नमस्कार। आज हम करेंगे MQ मोस्ट क्वेश्चन टेस्ट सेकंड है मनोविज्ञान का, क्लास 11th और 12th RBSC और NCERT के। पहला क्वेश्चन है, हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार ग्रह है इदम परम अहम अहम। तो आपको पहले का राइट आंसर बताना है। तो आपको बता दूं, हमारे जो इंद्रिय सुख की इच्छाओं का जो भंडार ग्रह है वो इदम को माना गया है। किसको माना गया है? इदम को। तो पहला राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? यानी आकलन करेंगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण तरीका कौन सा है? आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन शैक्षिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू और अंत में। आकलन बाह्य एजेंसी द्वारा करना चाहिए। तो आपको ये बताना है। तो आपको बता दें कि आकलन बाह्य एजेंसी द्वारा करना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आकलन शैक्षिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू और अंत में, ये भी गलत है, क्योंकि आकलन तो हमेशा होता रहता है। तो आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। अंतर्निहित मतलब जो हमेशा ही होता रहता है, शुरू में और अंत में नहीं, बीच बीच में भी आकलन होना चाहिए, ताकि उसमें आकलन करें तो जो भी कमियां हैं उसका उपचारात्मक कर सकें। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरे का पहला, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 3, किसी परिस्थिति के कारण उत्पन्न द्वंद्व जिसके सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही पक्ष हैं, वह व्यक्ति को समान लक्ष्य द्वारा विकर्षित एवं आकर्षित है, द्विधा की अनुभूति का प्रदर्शन करता है। द्वंद्व का कौन सा प्रकार है? यानी जो किसी स्थिति के कारण द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है और उस द्वंद्व में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष हैं, तो वह व्यक्ति समान लक्ष्य द्वारा विकर्षित और आकर्षित है और द्विधा अनुभूति का प्रदर्शन करता है। तो कौन सा द्वंद्व हुआ? उपागम उपागम द्वंद्व, उपागम परिहार द्वंद्व और परिहार परिहार द्वंद्व। तो सकारात्मक नकारात्मक है, तो इसका मतलब है उपागम परिहार द्वंद्व आएगा। क्या जाएगा? उपागम परिहार द्वंद्व आएगा, क्योंकि दोनों है, सकारात्मक और नकारात्मक। तो उपागम परिहार द्वंद्व आएगा। इसका राइट आंसर होगा तीसरे का बी। प्रश्न नंबर 4, अपने परिप्रेक्ष्य व किसी दूसरे के परिप्रेक्ष्य के बीच भेद न कर पाने की अयोग्यता की ओर संकेत करती है। यानी अपने और दूसरे में जो अयोग्यता को संकेत करती है, यानी भेद नहीं कर पाने का। जीववाद, अहम केंद्रवाद, श्वेत पुनः प्राप्ति। तो श्वेत पुनः प्राप्ति, ये तो आपको पता है, पहले प्रश्न आ गया था। श्वेत प्राप्ति का मतलब जब हम भूल जाते हैं फिर दोबारा उसको शुरू करते हैं, ये तो श्वेत पुनः प्राप्ति होगी। जीववाद तो होगा ही नहीं, तो इसका मतलब है अहम केंद्रवाद आएगा। चौथे का कौन सा है? बी राइट आंसर है। आप एक एक ऑप्शन को करते चलिए, उससे आंसर हमारा आ जाएगा। तो जीववाद तो होगा ही नहीं, श्वेत पुनः प्राप्ति, श्वेत प्राप्ति का आप जानते ही हो, पुनः दोबारा प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 5, बाल केंद्रीय शिक्षा का अर्थ है। यानी बाल केंद्रीय शिक्षा का अर्थ क्या है? बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगम और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो बाल केंद्रीय का मतलब ये नहीं कि नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन करना या अनुकरण करने के लिए कहना, ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा बच्चे की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना ही ये बाल केंद्रीय शिक्षा का अर्थ है। प्रश्न नंबर 6, बालक में पुरुष या महिला होने की समझ आ जाती है। यानी किस उम्र में बालक में पुरुष और महिला होने की समझ आ जाती? 3 में, 5 में या 8 वर्ष में? तो 6 का राइट आंसर होगा 3 वर्ष में। इसमें 3 वर्ष में बच्चे को पता लग जाता है वो महिला है या पुरुष है, अर्थात वो लड़का है या लड़की है। 3 वर्ष की उम्र में उसको समझ आ जाती है। प्रश्न नंबर 7, जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है? सहयोगात्मक अधिगम द्वारा, एक समृद्ध और विविधपूर्ण वातावरण उपलब्ध करना, पारस्परिक पद्धति की सुदृढ़ करना। तो 7वें का राइट आंसर आपको बताना है
तो आपको बताएं संयोगात्मक अधिगम द्वारा तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें संयोगात्मक है ही नहीं। एक समृद्ध और विविधपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, यही संज्ञानात्मक विकास द्वारा समर्पित है जीन पियाजे का। बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 8, ऐसा चिंतन जो समस्या के एक ही समाधान की ओर निर्देशित होता है कहलाता है, यानी केवल एक ही ओर होता है, दोनों ओर सभी ओर नहीं है, केवल एक ही ओर। सादृश्यवादी, अभिसारी या अपसारी, तो आपको बता दें असादृश्यवादी तो होगा नहीं, सादृश्य मन होता है उसका जैसा, नहीं ये तो होगा ही नहीं। अपसारी, अपसारी का मतलब होता है चारों तरफ वाला, ये भी नहीं होगा। अभिसारी होगा, अभिसारी में केवल एक ही समस्या एक ही समाधान की ओर निर्देशित होता है, तो राइट आंसर होगा सी अभिसारी। अभिसारी में केवल एक को ही लक्षित करके किया जाता है, अपसारी में सभी को किया जाता है, सादृश्य में उसका जैसा होता है। प्रश्न नंबर 9, मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, जीन पियाजे ने इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया? मानसिक संरचना को चिंतन के निर्माण प्रखंड है, किसका किया? स्कीमा का, स्थानीकरण का, आत्मसात्करण का। तो आत्मसात्करण तो होगा ही नहीं, स्थानीकरण भी नहीं होगा, स्कीमा का उसने प्रयोग किया था। किस शब्द का प्रयोग किया है? स्कीमा का। राइट आंसर ए होगा। प्रश्न नंबर 10, एरिक्सन के सिद्धांत की वह कौन सी अवस्था है जिसमें किशोर इस तरह के द्वंद्वों का सामना करते हैं कि वह कौन है, वे क्या है और जीवन में वे कहाँ जा रहे हैं, यानी ऐसी उसमें उत्पन्न होती है। एरिक्सन के सिद्धांत है ये, यानी किशोरों में द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, वो सोचता रहता है वे क्या है, वह कौन है, जीवन वे क्या है, तरह से उसमें उत्पन्न होते हैं विचार, द्वंद्व उत्पन्न हो जाते हैं। विश्वास बनाम अविश्वास, पहचान बनाम भूमिका, संपूर्णता बनाम निराशा। तो 10वें का राइट आंसर बताना है, क्योंकि ये कौन है क्या है ये होती है पहचान बनाम भूमिका में, तो राइट आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 11, कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? खोजपूर्ण अधिगम, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति। तो 11वें का राइट आंसर बताना है आपको, तो राइट आंसर होगा शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, 11वें का बी राइट है। प्रश्न नंबर 12, ऐसा अधिगम जिसमें ऐच्छिक अनुक्रिया उनके परिणामों द्वारा नियंत्रित रहती है, कौन सा सिद्धांत है? यानी जो ऐच्छिक अनुक्रिया है उनके परिणामों द्वारा नियंत्रित रहती है, क्रिया प्रसूत अनुबंध द्वारा, प्राचीन अनुबंध द्वारा या गेस्टालवाद द्वारा। 12वें का राइट आंसर। तो आपको बता दें गेस्टालवाद तो होगा ही नहीं, फिर है प्राचीन अनुबंध, ये भी नहीं होगा, क्रिया प्रसूत अनुबंध द्वारा होगा। किसके द्वारा? क्रिया प्रसूत अनुबंध। और क्रिया प्रसूत अनुबंध आपको पता है सिद्धांत दिया था किसने? स्किनर का। किसका है ये? स्किनर का। तो ऐच्छिक अनुक्रिया उनके परिणाम द्वारा नियंत्रित होती रहती है। प्रश्न नंबर 13, समय पूराभिमुख सिद्धांत के अनुसार विकास बाहर से केंद्र की ओर, सिर से पैर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। तो ध्यान देना ये प्रश्न क्या है, समय पूराभिमुख सिद्धांत पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? केंद्र से बाहर की ओर। क्या होगा? केंद्र से बाहर की ओर। आप ये कहेंगे सिर से पैर की ओर, तो ये तो आपको पता है कौन सा सिद्धांत है, सिर से पैर की ओर। तो इसका राइट, ये पूरा भिमुख सिद्धांत पूछा है, केंद्र से बाहर की ओर आएगा। प्रश्न नंबर 14, किस अवस्था में आक्रामक व धारणात्मक व्यक्तित्व विकसित होता है? लैंगिक अवस्था में, मुख अवस्था में या गुद अवस्था में? तो आपको पता है लैंगिक अवस्था में तो लड़का मम्मी से, लड़की पापा से प्रेम करता है, तो ये लैंगिक होगी। मुख अवस्था जो मुख से, तो इसका होगा 14वें का राइट आंसर गुदावस्था। कौन सी अवस्था होगी? गुदा अवस्था में ये व्यक्तित्व विकसित हो जाता है, आक्रामकता और धारणात्मक गुदा अवस्था में। प्रश्न नंबर 15, एक अनुक्रिया का अनुसरण करती घटना जो अनुक्रिया के घटित होने की प्रवृत्ति को शक्ति दे को कहा जाता है? तर्कना, प्रबलन, समाकृति।
इन एक अनुक्रिया का अनुसरण करती घटना जो अनुक्रिया के घटित होने की प्रवृत्ति को शक्ति दे रहा है। तो निश्चित ही एक घटना, कोई जैसे मान लो बच्चा पढ़ रहा है, फिर हम उसने अच्छे दिए तो हम उसको क्या देते हैं, मोटिवेट करते हैं, इनाम देते हैं। तो एक घटना के बाद हमने दूसरी घटना की तो फिर वो खुश हो जाता है, शक्ति मिलती है, इसका मतलब प्रबलन होगा। क्या हो जाएगा, प्रबलन हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा इसका बी। फ्रायड का मत था कि स्वयंपन का उद्देश्य इच्छाओं की पूर्ति करना, स्मृति की वृद्धि करना, सृजनात्मक चिंताओं की अभिव्यक्ति। तो 16वें का राइट आंसर बताना है आपको, यानी स्वयंपन का उद्देश्य है। तो जो स्वयंपन है फ्रायड ने बताया था, आपको पता है स्वयंपन दो तरीके से देखे जाते हैं, एक तो सोकर देखते हैं और एक जाग कर देखते हैं। तो निश्चित है इच्छाओं की पूर्ति करना यही उसका मुख्य उद्देश्य है स्वयंपन का, फ्रायड के मत के अनुसार। तो राइट आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 17, प्रतीक निरर्थक शब्दों की सूचियाँ इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं वाचिक अधिगम में, क्रमिक अधिगम में, क्रियात्मक अधिगम में। 17वें में बताना है आपको। तो आपको बता क्रियात्मक अधिगम में क्रिया की जाती है, क्रमिक अधिगम में क्रमिक कंटिन्यू किया जाता है, लेकिन प्रतीक निरर्थक शब्द पर शब्दों की सूची है। देखो शब्द आ रहा है तो शब्द का मतलब है वाची से है, वाची अधिगम में है। राइट आंसर ए होगा। प्रश्न नंबर 18, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय विकसित किया, यानी बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने विकसित किया? जर्मन मनोवैज्ञानिक ने, ग्रीक मनोवैज्ञानिक ने, या अमेरिकी मनोवैज्ञानिक? यानी बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय, ये नाम नहीं पूछा कौन से मनोवैज्ञानिक थे, जर्मनी के थे वो, ग्रीक के थे या अमेरिका के थे, तो आपको बताना है। तो निश्चित है इसका राइट आंसर होगा जर्मनी मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय विकसित किया था। प्रश्न नंबर 19, मानव विकास के लघु मंडल के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जाता है? लघु मंडल, कार्यस्थल, जनसंचार, विचारधारा या विद्यालय? 19वें का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा लघु मंडल विद्यालय के अंतर्गत सम्मिलित है। किसके अंदर सम्मिलित है? विद्यालय के अंदर। विचारधारा बाह्य के सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। जीनोटाइप और फिनो किसके प्रकार है? यानी जीनोटाइप और फिनो किसके प्रकार है? जीन के, गुणसूत्रों के या शुक्राणु के? तो 20वें का राइट आंसर आपको बताने हैं। तो बता दें आपको, जीनोटाइप, फिनो ये जीन के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? जीन के। और जीन के 2 प्रकार बताए गए हैं। तो ये देखो एक प्रश्न और बनता है इसमें, जीन के प्रकार होते हैं कितने? 2। कौन कौन से? जीनोटाइप और फिनो। तो इसका राइट आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 21, गुणसूत्र पाए जाते हैं जीन में, तंत्रिका में या प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में? तो आपको पता होगा कि जो गुणसूत्र हैं वो जीन में नहीं बल्कि प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका सी। प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है स्वेदना में, ज्ञान से, अवदान में? तो 22वें का राइट आंसर आपको बताना है। तो निश्चित है प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया आरंभ स्वेदना से होती है। किससे होती है? स्वेदना से। ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 23, आनुवांशिकता से तात्पर्य किससे है? शुक्राणु अंडाणु से, गुणसूत्र तथा जीन से, DNA तथा RNA? तो आनुवांशिकता से तात्पर्य किससे है? 23वें में। तो आनुवांशिकता गुणसूत्र और जीन से है, गुणसूत्र और जीन से है। प्रश्न नंबर 24, निरपेक्ष देहली का अर्थ है? निरपेक्ष देहली का अर्थ है उद्दीपक का अपेक्षित न्यूनतम मूल्य, वह उद्दीपक जो अत्यंत कमजोर हो, उद्दीपक जिन्हें आसानी से जाना जा सके? तो 24वें का राइट आंसर बताना है आपको। तो निरपेक्ष देहली का अर्थ है उद्दीपक का अपेक्षित न्यूनतम मूल्य, निरपेक्ष देहली। तो इसका राइट आंसर ए होगा। प्रश्न नंबर 25, अचेतन मन में छिपी भावनाओं को जानने में उपयोगी है? यानी अचेतन मन में भावना छिपी होती है, कैसे जानेंगे उसको? वाक्य पूर्ति परीक्षण से, साक्षात्कार से या स्थिति परक परीक्षण से?
तो निश्चित है अचेतन मन में जो भावना छुपी होती है वो किससे जानी जाएगी? वाक्य पूर्ति परीक्षण से जानी जाएगी। तो ए राइट आंसर है 25वें का। प्रश्न नंबर 26, गिलफोर्ड ने बुद्धि की कितनी क्षमताएं बताई है? 132, 125 या 150? तो गिलफोर्ड ने बुद्धि की क्षमता बताई है 150। तो ये ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 26 में ये आपके आया भी था, रिट में भी आया था, तो उसमें 120 माननी थी। कितनी? 120। राइट आंसर 120 माना था। तो आपको बता दें इस ऑप्शन में 120 नहीं है, 150 है। और 150 आ जाए, 120 आ जाए तो 120 ही राइट होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन में 120 नहीं है, 150 है, तो 150 मानी गई है। प्रश्न नंबर 27, माता पिता और उनके बच्चों में जो वंशानुक्रम विभिन्नता पाई जाती है उनके प्रमुख कारण है उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन या दोनों। यानी माता पिता और बच्चों में वंशानुक्रम भिन्नता पाई जाती है तो उसका मुख्य कारण आपको पता है उत्परिवर्तन भी है और प्राकृतिक चयन दोनों ही है, अर्थात सी राइट आंसर है। प्रश्न 28, मनोवैज्ञानिक की पहली व पुरानी विहपी कौन सी है? 28वें का राइट आंसर खोज, अंतर्निरीक्षण, अनुदेशन। मनोविज्ञान की पहली व पुरानी विधि है ये, विफई नहीं है, विधि है। यानी मनोविज्ञान की पहली व पुरानी विधि कौन सी है? विधि है ये। क्या है ये? विधि। तो पहली और पुरानी विधि है अंतर्निरीक्षण विधि। कौन सी विधि है? अंतर्निरीक्षण विधि है। 28वें में बी राइट आंसर है। प्रश्न 29, मनुष्य जन्म से ही अच्छे स्वभाव का होता है परंतु समाज के कटु अनुभव उसके स्वभाव को बुरा बना देता है। ये किसने कहा? प्लेटो ने, रूसो ने, अरस्तु ने। तो ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको वेरी मोस्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। यानी मनुष्य जब से ही अच्छे स्वभाव का होता है परंतु जो समाज के कटु अनुभव है उससे उसका स्वभाव बुरा बन जाता है। ये कथन है रूसो का। किसका है ये? रूसो का। VM लगा लेना इस क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 30, सभी बिल्लियाँ के 4 पैर होते हैं, मेरे भी 4 पैर हैं, अतः मैं भी एक बिल्ली हूँ। चूहिया द्वारा तर्कना के कौन से स्वरूप को अपनाया गया है? यानी ये चूहिया तर्कना कर रही है कि वो बिल्ली, उसके 4 पैर हैं, मेरे भी 4 पैर हैं, मैं भी एक बिल्ली हूँ। ये चूहिया द्वारा तर्कना हो रहा है। कौन सा स्वरूप है? सादृश्यवादी, अपसारी या निगनात्मक? तो सादृश्यवादी तो हो ही नहीं सकता 30वें में, क्योंकि उसका जैसे समान की बात आ रही है, क्योंकि चूहिया और बिल्ली में बहुत अंतर है, तो सादृश्य तो होगा ही नहीं। अपसारी का अर्थ आप जानते ही हैं, यानी चारों तरफ से होता है। निगनात्मक है। कौन सा है? निगनात्मक स्वरूप अपना रही है। प्रश्न नंबर 31, सत्य बताना है इसमें से। प्रेक्षण का अर्थ देखना। तो देखो ये इसमें ये एक नहीं है, इसमें 4 प्रश्न हैं। प्रश्न ये भी हो सकता है प्रेक्षण का अर्थ होता है देखना या देखने का शब्द है प्रेक्षण। बी, मानसिक ऊर्जा स्पीयरमैन ने जी कारक को कहा है। यानी स्पीयरमैन ने मानसिक ऊर्जा को क्या कहा है? जी कारक कहा है। बिल्कुल ये राइट है। बुद्धि त्रिआयाम सिद्धांत गिलफोर्ड ने 1967 में दिया। ये भी बिल्कुल राइट है। यानी जो बुद्धि का त्रिआयाम सिद्धांत वो गिलफोर्ड ने दिया था। ये भी ध्यान, एक प्रश्न 2 प्रश्न बन गए इसमें। यानी त्रिआयाम सिद्धांत बुद्धि का किसने दिया? गिलफोर्ड ने। कब दिया? 1967 में दिया। तो ये भी राइट है। द्विकारक यानी बुद्धि का द्विकारक किसने दिया और कब दिया? तो ये देखिए द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने 1904 में दिया। तो इसमें भी 2 प्रश्न बन गए। यानी बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसकी देन है? स्पीयरमैन की है। कब दिया? 1904 में दिया। तो इसका राइट आंसर ई, सभी ही सही है। प्रश्न नंबर 32, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये प्रश्न वेरी महत्वपूर्ण है। लैटिन, ग्रीक और हिंदी। तो आप निश्चित लैटिन करोगे, ये गलत है। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। तो ये प्रश्न हो गया हमारे वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न 32। कितने क्वेश्चन हो गए? 32। अब आपके 32 में से कितने राइट हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो आपको
आंसर में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बताएं। अगर ये आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप लाइक ज़रूर करना और अपने मित्रों को, सहेलियों को, रिश्तेदारों को भी शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलता रहे, क्योंकि ये क्लास 11 और 12 की बुक में से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। और ये दूसरा टेस्ट है। पहला टेस्ट आपने पहले कर ही लिए थे, 29 क्वेश्चन थे और 32 क्वेश्चन ये हो गए, लगभग 60-65 क्वेश्चन हो चुके हैं ये। तो आपको ये कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं आगे भी और कर सकूं। अब आपका शाम को एक न्यू वीडियो आ रहा है और उनमें हिंदी, शाम को क्या होगी, हिंदी होगी। और हिंदी में भी आपको पहचान ट्रिक्स के माध्यम से कुछ नए टॉपिक हैं। जैसे अभी नया टॉपिक जुड़ा है पदबद। कौन सा? पदबद। तो पदबद का एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा हिंदी में, तो उसकी मैं ट्रिक्स के माध्यम से कैसे पता लगाएं, इसमें कौन सा पदबद है, कितने प्रकार के होते हैं, एक प्रश्न जरूर आएगा, चाहे वो लेवल फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे भाषा 1 हो, चाहे 2 हो, उसमें ज़रूर एक क्वेश्चन है पदबद का। फिर दूसरा शब्द है, दूसरा टॉपिक है तत्सम और तद्भव। इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तत्सम है या तद्भव है, तो वो भी हम एक ट्रिक्स बनाई है मैंने, उस ट्रिक्स हैं या कुछ शब्द हैं, उन शब्दों के माध्यम से हम पता लगा लेंगे कि इसमें तत्सम है या तद्भव है। तो आप शाम को लगभग 7 बजे या फिर 6 बजे के बाद आपको YouTube पे वीडियो लाइव समाधान किया जाए, वो समाधान नहीं बल्कि क्लास होगी जिसमें ट्रिक्स के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो आप ज़रूर वेट करें और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जो मैं अपना कर्म कर रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ है आप भी अपने कर्म करते रहें, फल ज़रूर मिलेगा। सभी को धन्यवाद।